ये बोथ सेकंड पोस्टुलेट क्या है बच्चों? पहले ये बताओ, बोथ सेकंड पोस्टुलेट क्या है? एब्जॉर्ब करके जाएगा, हायर टू लोअर आता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा और एमिट करेगा। इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। सुनो, हमारे पास आपको पता है न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, पूरा कंप्लीट रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर चला जाएगा, जितना एब्जॉर्ब करेगा उस हिसाब से हायर ऑर्बिट में जाएगा। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल ये हायर ऑर्बिट में, तो ये ऊपर से नीचे कब आएगा? जब वो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। समझ आ रहा है? अच्छा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एक रेडिएशन फॉर्म में, एमिट भी करेगा एक रेडिएशन फॉर्म में, लेकिन ये जो रेडिएशन होगा मेरा, ये जो जा रहा है एनर्जी वेव फॉर्म में, ठीक है, ये आपका फोटोन है। कौन है ये? और इसकी एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थियरी, कौन सा थियरी? प्लांक्स क्वांटम थियरी। तो ये जो एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है, वो होता है एच न्यू। वो क्या होता है? एच न्यू। एच यहां पर कौन है? ई एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एच यहां पर कौन है? प्लांक्स कांस्टेंट है। न्यू कौन है? फ्रीक्वेंसी है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो टॉपिक एक्सप्लेन किया वहां सारी चीजें बताया मैंने आपको। एच की वैल्यू भी आपको पता है, 6.63 10⁻³ जूल सेकेंड। वैल्यू एकदम ऐसे 6 पॉइंट बोला पूरा फटफट फटफट निकल जाए, सोचना नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए आपको। 6.63 10⁻34 विद यूनिट आपको याद करना है। हाँ, बहुत काम की चीज है ये सब। बताओ एच की क्या वैल्यू है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू व्हाट? अरे एच की वैल्यू बता रहे हो आप, फॉर्मूला बोल रहा हूं, E इज इक्वल टू एच न्यू। हाँ, वैल्यू ऑफ एच इज 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। रुकना, अभी बता रहा हूं ना, अभी मैं बता चुका तो फोटोन निकल नहीं रहा है, इधर पे एब्जॉर्ब हो रहा है। अरे भाई, एब्जॉर्ब करेगा तो सुपरमैन बनेगा, तो फिर ऊपर जाएगा, है ना? फिर ऊपर से नीचे आना है तो निकालेगा तब नीचे आएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, दोनों ही केस के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी एमिटेड इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट। समझ आ रहा है? ये दो ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा, जैसे इसका एनर्जी बोल दो E1 और इसका बोल दो E2, तो इनमें बड़ा कौन होगा? ये वाला, हायर वाले का एनर्जी ज्यादा होता है। तो E2 माइनस E1, तो ये बेसिकली एच न्यू जो फोटोन एनर्जी है वो किसके बराबर होगा? E2 माइनस E1। आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहां से यहां आया है ना, तो इसको हम लोग इनिशियल बोल देते हैं इन जनरल, और यहां पर पहुंचा है फाइनल, तो EI माइनस। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ है और बड़ा कौन है, हमेशा याद रखना, बड़ा माइनस छोटा करोगे। ऊपर से नीचे आने वाले केस के अंदर ऊपर वाले का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, तो EI माइनस EF इज द करेक्ट डिफरेंस। समझ आ रहा है? मतलब अगर आप EF माइनस EI कर दो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, ये वाला एनर्जी कम है और ये वाला क्या है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट इज इक्वल टू फोटोन एनर्जी। इसके बराबर होता है ये फोटोन एनर्जी। ये बात आपको ध्यान रखना है अभी जो हम लोग डिराइव करने वाले जो फॉर्मूला, याद रहेगा। सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है? एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होता है? फोटोन एनर्जी, या जो एनर्जी एमिट हुआ है उसका एनर्जी एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, इन विच ट्रांजिशन टुक प्लेस। अंडरस्टूड? जहां पर ट्रांजिशन आपका हुआ है, अब तीसरे से पहले में हो सकता है, चौथे से पहले में हो सकता है, तीसरे से दूसरे में हो सकता है, जिस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हुआ रहेगा उसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर। ये सेकंड पोस्टुलेट है अपना, ठीक है, जो बोर ने अपनी थ्योरी में अज्यूम किया था। मैंने बताया पोस्टुलेट का क्या मतलब होता है आपका, अजम्पशंस। क्या होता है? अजम्पशंस। अच्छा, एक चीज ये याद होना चाहिए, तो याद रहेगा आपको, डेली इज इक्वल टू एच न्यू या एच न्यू इज इक्वल टू डेली। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं बोर के थर्ड पोस्टुलेट पर जाओ जरा टेक्स्ट बुक के अंदर। थर्ड पोस्टुलेट आपका फ्रीक्वेंसी वाला था, अगर आपको याद होगा तो।
है ना। और हाँ, क्या फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था ना, बोर फ्रीक्वेंसी रूल, सही है। फ्रॉम थर्ड पोस्टुलेट, ये देखो ये एनर्जी डिफरेंस जो है ये लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट बोर थ्योरी रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, ओके सेकंड पोस्टुलेट में सिर्फ थ्योरेटिकली बोला हुआ था, थर्ड पोस्टुलेट में फॉर्मूला बताना है। तो जो फॉर्मूला बताना है एक्चुअल में वो थर्ड पोस्टुलेट में बता देना, समझे। ओके तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सुनो। आप फॉर्मूले वाली जो कहानी है ना, इसको थर्ड पोस्टुलेट बोल दो। क्या बोल दो, थर्ड पोस्टुलेट। और थ्योरेटिकली वो बोल रहा है कि अगर ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट हो रहा है तो एनर्जी क्या होगा, एमिट होगा। ठीक है, तो यहां पर अभी मैं इसको शुरू करता हूं। अपने को कौन सा फॉर्मूला निकालना है, जो मैंने आपको शुरुआत में फॉर्मूला लिखाया है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं आपको एक्सप्रेशन फॉर हाँ, लिखना शुरू करेंगे इसको। बोर सेकंड पोस्टुलेट, वेव नंबर, न्यू बार का फॉर्मूला निकालना है आपको। ओके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है पता है ना सभी बच्चों को। ऑर्बिट का नंबर ही क्या बोलते हैं हम लोग। कितने क्वांटम नंबर्स की बात करने वाले चैप्टर के अंदर, 4, जिसमें से ये वाला सबसे बड़ा क्वांटम नंबर है एन, स्मॉल एन जो लिखते हैं ना आप, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनी हायर ऑर्बिट ऑफ पी क्यू नंबर लिख रहा हूं शॉर्ट में, समझ में आएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको मैं एन आई बोल दे रहा हूं क्योंकि शुरुआत में वो कहां पर है, हायर ऑर्बिट में। तो इनिशियल, आई फॉर इनिशियल, कहां जम करता है, टू, हाँ तो लोअर ऑर्बिट ऑफ पी क्यू नंबर एन एफ। ठीक है, अब मैं थर्ड पॉस्टुलेट आता हूं। फॉर्मूला जो है ना वो तीसरे पॉस्टुलेट ने दिया। देखो अभी पिक्चर खत्म हो गई, अभी तो पूछ रहा है। अच्छा सेकंड पॉस्टुलेट में फॉर्मूला नहीं बताया था अपन ने, थर्ड में फॉर्मूला बताया था। तो जो फॉर्मूले वाली कहानी है वो अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट। ठीक है, बोर थर्ड पॉस्टुलेट क्या बोलता है, फोटोन एनर्जी एमिटेड किसके बराबर होगा, डेल्टा ई, यानी एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। किसके एनर्जी डिफरेंस,
है ना। अभी यहाँ पर 1 to बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, इनिशियल वाले का ज्यादा होगा क्योंकि हायर टू लोअर जा रहा है। तो डिफरेंस जब बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इधर पे? ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई? बोलो भाई, आगे सुनेंगे। अच्छा, हम लोग ने ना यहाँ पर पोस्टुलेट्स के पहले ना आपको कुछ नहीं, पोस्टुलेट के बाद कुछ फॉर्मूलेज दिए गए थे। वहां पर मैंने एक फॉर्मूला कट करवाया था, लेकिन वो वाला फॉर्मूला आप लिख लो, क्योंकि वो रॉन्ग क्या लिखा हुआ था, E1 इज इक्वल टू लिखा हुआ था। क्या लिखा था? तो वो EN इज इक्वल टू है ना। EN इज इक्वल टू हमने पढ़ा है -2.18 10⁻⁻18 और अपॉन में n², ऐसा पढ़ा हुआ है पीछे पीछे, ये वाला नहीं, हाइड्रोजन के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। ये हम लोग हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? यहां पर लिखेंगे सिंस फॉर हाइड्रोजन हमारे पास EN का फॉर्मूला है माइनस वो जो नंबर है ना 2.18 10⁻⁻18, उसकी जगह पर इन्होंने सिंबल इस्तेमाल किया RH। क्या इस्तेमाल किया हुआ है? RH। तो -RH अपॉन n² है। ठीक है, अब सुनिएगा बात को, ये चेंजेस कैसे होने वाला है यहां पर। अभी मैं इनिशियल अगर बात कर रहा हूं तो n मेरा क्या हो जाएगा, वो भी इनिशियल हो जाएगा, और ये इनिशियल हो जाएगा। तो EI क्या हो जाएगा? EI। अब देखो मेरा यहां पर कैसे, EI की जगह पर मैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे लिखूंगा, -RH, ठीक है, अपॉन NI का स्क्वायर, ऐसे आ गया। ठीक है, फिर माइनस ये वाला ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि इसकी जगह पर ही माइनस आएगा, -RH अपॉन NF का स्क्वायर। तो ये बात समझ में आई? इसमें क्या हुआ, मैंने EN का फॉर्मूला क्या याद क्या कर रखा है हमने, -RH अपॉन n²। तो अगर मैं इनिशियल के लिए लिख रहा हूं तो EI लिख दूंगा और उधर पे -RH अपॉन NI का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही आई होप समझ में आ गया कैसे लिखना है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत इजी है, जो फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं ना उसको बोर फॉर्मूला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोर फॉर्मूला। ठीक है, या रेडबर्ग्स फॉर्मूला। रुको ना अभी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या -RH NI², हाँ, और इसकी जगह NF²। जब से हम लोग यही तो बोल रहे थे, कौन सी दुनिया में था? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? RH कॉमन है। ओके, यहां ऐसे मत बोलना सर इधर N भी कॉमन है, उसके बेस पे I भी तो है, तो I छोड़ दोगे ऐसे ही। RH को कॉमन ले लीजिए आप। किसको कॉमन ले लीजिए? अगर मैं RH को कॉमन ले लेता हूं, सिर्फ RH ले रहा हूं, साइन को नहीं ले रहा हूं, यहां क्या बचेगा, माइनस, कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन NI² प्लस 1 अपॉन NF²। पहले माइनस वाला टर्म आ रहा है फिर बाद में, लेकिन अच्छा लगेगा क्या पहला माइनस और फिर बाद में प्लस वाला? नहीं, तो पहले प्लस वाला टर्म लिखेंगे। आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कर लो ना, एक स्टेप बच जाएगा। -1 अपॉन NI² इधर लिख रहा हूं, ठीक है, और +1 अपॉन NF² यहां लिख रहा हूं। समझे इतना? अच्छा, आप कितने बच्चों को पता है न्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? न्यू की जगह, हाँ, C/λ क्या लिख सकता हूं? C/λ करवा चुका फॉर्मूला। अच्छा, ये जो HC आप देख रहे हो, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, यहां भेज दूंगा। तो फिलहाल अभी HC/λ ही लिखता हूं। यहां जो कॉमन लिखा मैंने वहां पर HC को नीचे भेज दे रहा हूं। यहां तक सेम लिखते हुए आओ, HC/λ, HC को नीचे भेजो। अगले स्टेप में क्या होगा, 1 अपॉन लंगड़ा इज इक्वल टू लैम्डा है, हाँ, ये तो लंगड़ा लंगड़ा ही बोलोगे, ब्रैकेट
वन अपॉन क्या बोलेंगे, NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। अच्छा आपको पता है 1 अपॉन लंगड़ा क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, न्यू बार वेव नंबर क्या होता है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, किसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, RH अपॉन वॉट, HC ब्रैकेट 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। समझे कैसे आया फॉर्मूला, थर्ड पोस्टुलेट से ये लिखा, EI माइनस EF और फॉर्मूला लिखते गया, सब्स्टिट्यूट करते गया, सॉल्व हो गया। अच्छा इसकी वैल्यू ये जो सॉल्व करोगे ना आप, ये पूरा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी पता है, 10977 या 1.097 10⁻², इसको मैं बता चुका हूं 7 मीटर इनवर्स। और अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो 5 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ये सब बता चुका हूं। ये पूरे की वैल्यू कितनी होगी लिख लीजिए इसको, 1.097 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर आप मीटर इनवर्स में लिखना चाहते हैं और 1.097 10⁷ मीटर इनवर्स, इतना कर लीजिए जल्दी से। अब बोलेंगे कहां से आया है, RH किसकी जगह आया था बताओ, RH 2.18 10⁻⁻⁻⁸ H की वैल्यू क्या है 6.63 10⁻⁻34, C की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये नंबर आएगा। टेक्स्ट बुक में उसका कैलकुलेशन भी दिया हुआ है, करने की जरूरत नहीं है आपको। RH अपॉन HC की वैल्यू क्या हो जाएगी याद रखना। बोलिए, अरे सेंटीमीटर इनवर्स है ना, सेंटी की वैल्यू -2 है ना, -2 के ऊपर -1 +2 करके बताऊं दोबारा, ये तभी बताया था मैंने। सेंटीमीटर का इनवर्स मतलब दोनों के, सेंटी के ऊपर भी -1 है, सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻², उसके ऊपर -1, -2 के ऊपर -1, माइनस माइनस +2 तो 7 हो जाएगा ना। आया समझ में, ये मैंने तभी एक्सप्लेन किया था आपको कैसा क्यों हो रहा है। चलो अभी ये फॉर्मूला याद कर लेना, इस पे न्यूमेरिकल करना है आपने को। ये जो 4.8 आप न्यूमेरिकल देख रहे हो टेक्स्ट बुक के अंदर, वो इसी फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है अच्छा एक एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बना लेना है, ये एग्जाम में आता है, बता रहा हूं देखो उधर ही बना हुआ है राइट साइड में। एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाँ चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। ओके आप सुनिएगा, कहाँ गया डायग्राम, ये डायग्राम को केमिस्ट्री में अच्छे से समझ लो तो 12th में आप लोग को फिजिक्स में भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ 12th में दोबारा ये सब चीजें आने वाली है। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है पहले भी बता चुका हूं ना मैं इसके बारे में, क्योंकि शुरुआत में ऑलरेडी फॉर्मूला दे दिया था तो इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। ये आपका क्या है पता है, फर्स्ट ऑर्बिट है, क्या ये फर्स्ट ऑर्बिट का कुछ एनर्जी होगा, फिर सेकेंड ऑर्बिट, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। समझ आ रहा है। अच्छा यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा गौर से देखिएगा, n = 1 मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट है आपका। फर्स्ट ऑर्बिट पे आपका एनर्जी होता है, आपने इसको कैलकुलेट कर रखा है, आप नंबर लिख सकते हो यहां पर, माइनस टेक्स्ट बुक में नंबर लिख लीजिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब फिजिक्स में अपने को ड्रॉ करना होता है तो ये पूरे नंबर भी लिखा करते हैं हम लोग। ये कौन सा ऑर्बिट है, अब बोले सर ऑर्बिट तो ऐसे होता है, इसको ऐसे बनाया, ये सिर्फ एनर्जी के लेवल्स बताया ना, बाकी होता कैसे ऑर्बिट ऐसे ही रहेगा, ड्रॉ ऐसे किया हुआ है, क्लियर है, लेवल बताने के लिए।
यहां पर आपका E2 कितना निकल कर आया था, आपने कैलकुलेट किया था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट, इसका एनर्जी कितना होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। वैसे ही n इज इक्वल टू 4, हाँ En का फॉर्मूला बताया था, याद है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन। हाँ 5-6 का निकाला होगा आप लोग ने, 5 का निकाला था। E4 कितना आएगा 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। वैसे ही E5 भी निकाला था आपने, -0.54, 2 डिजिट तक बस हो गया, ठीक है। ये कौन से फॉर्मूले से आता है, साइड में वो वाला फॉर्मूला भी लिख लीजिए जिनको नहीं पता है तो। En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं, फॉर H, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। अगर आप कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीशी बात कर रहे हो तो अपने को Z भी लिखना पड़ेगा उसके अंदर, -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो ये सारे नंबर आप यहां पर n की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। अगर आपने n की वैल्यू 1 पुट किया तो देखो आंसर क्या आएगा, बताओ। n की वैल्यू 1 पुट करो वहां पर, n मतलब n की जगह 1 रखा तो 1 स्क्वायर क्या होता है 1, बचा क्या -13.6, आ गया ना आंसर। ऐसे ही आप क्या करोगे, 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा E3। हाँ ये E3 है, लाइन वाइज इतना तो लॉजिकली समझ आना, ये E1 E2 E3, तो बहुत बड़ा हो गया। इधर सुनो, समझ में आ गया ये। अभी ये है क्या, व्हाट इज दिस, सब लाइंस क्या है, बता सकता है कोई क्या है ये लाइंस क्या बता रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, बता रहा है ऊपर से नीचे, बोल रहा है नीचे से ऊपर। यहां पर एरो देखो, तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से कहां आएगा, फर्स्ट में आएगा, तो ये फोटोन निकालेगा, समझ आ रहा है। उसका उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा था, तो यहां पर सारी सिचुएशन में आ कहां रहा है, आने वाला फिक्स्ड है। तो लाइमन सीरीज कौन सी सीरीज है, कौन सी सीरीज, हाँ फर्स्ट सीरीज है, लाइमन साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको स्टडी किया। लाइमन सीरीज कौन सी सीरीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करते हुए कहां आता है, एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, आएगा किधर पे, फर्स्ट, एनी हायर ऑर्बिट टू, मतलब 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से इन्फिनाइट से आएगा 1 पर। तो ये सारे जो एनर्जी हमारे आएंगे उसका हर एक का वेवलेंथ होगा, और हमारे पास वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक स्पेक्ट्रम है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, उसका पूरा पट्टा है। सबसे कम वेवलेंथ वाला पता है कौन था, गामा रे, फिर कौन था, एक्स रे। तो ये पूरा पट्टा भी अपन करेंगे फिजिक्स के अंदर, वो चैप्टर है, तो वहां से आपको लिंक करना है इसको। अब हर एक वेवलेंथ का ना एक रेंज है, ये वाले जो वेवलेंथ आते हैं ये कौन से रेंज में आते हैं, तो ये आपका है यूवी, क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट, समझ आ रहा है। तो ये कौन है, यूवी रेस। तो इसके अंदर जितने भी फोटोन निकलेंगे उसका जो वेवलेंथ है वो कहां रेंज करता है, वो किधर आता है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, उस पट्टे में से कहां से बिलोंग करता है, यूवी रे से बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है, हमारे पास बहुत सारे गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, नहीं आ रही बात समझ में, उनमें से कहां से बिलोंग करता है, यूवी से। तो इसमें जितना भी आएगा, थर्ड से फर्स्ट पे आया, फोर्थ से ऐसे आया, हर एक फोटोन निकलेगा, सबका फोटोन निकलेगा। तो ये जो फोटोन है वो स्पेक्ट्रम में कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से पट्टे से आते हैं, यूवी से आते हैं। कहां से आते हैं, यूवी से। और वो अपना लाइमन सीरीज है। कौन है वो, लाइमन क्यों है, क्योंकि लाइमन ने ही इसको स्टडी किया था, तो उसके नाम के अकॉर्डिंग इसका सीरीज का नाम पड़ गया, ठीक। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकेंड में, एनी हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, अब 2 के बाद के हायर ऑर्बिट कौन होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा।
तो अगर आता है वो सेकंड में, तो कहां से हायर, कहां क्या होगा इसका, क्या 1 हो सकता है हायर इसका, नहीं। तो थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, सिक्स, देख लो यहाँ पर। तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आया, फोर्थ से सेकंड में आया, ठीक है, तो सब क्या निकलेगा, फोटोन निकालेगा, है ना। और सबका वेवलेंथ होगा अपना अपना। उसका वेवलेंथ कहां से बिलोंग करेगा, तो आपने इसके अंदर स्पेक्ट्रम के अंदर एक विजिबल वाला रेंज भी है हमारा। विजिबल लाइट कौन सी होती है, विबग्योर। आप लोग ने जो लाइट आप देखते हो, प्रिज्म वाला नहीं पढ़ा है आप लोग। व्हाइट लाइट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कौन होते हैं, विबग्योर। वो सब विजिबल है, वो क्या है, विजिबल। तो सेकंड वाला जो है, इसके अंदर कौन होता है, विजिबल। विजिबल लाइट आती है इसके अंदर, समझ आ रहा है। इसके अंदर कौन सी आती है, अल्ट्रावायलेट। अच्छा, वैसे ही नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है, हट जा रहे, मक्खी बैठी है किधर पे, है ना मक्खी, इसलिए तो नहीं हट रहा है। अच्छा सुनेंगे बच्चों, पैशन में भी सेम कहानी। किधर आ रहा है वो बताओ, थर्ड ऑर्बिट पे आ रहा है, कहां आ रहा है, कहां से आएगा, हायर कौन हो सकता है, फोर्थ, एनी हायर टू थर्ड आएगा। तो अब हायर क्या हो सकता है, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। इसमें से भी फोटोन निकलेगा, ये वाला आने वाला है IR, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड देखा है, देखा है ना, दिखाया है मैंने, ठीक है। एक मिनट, वो AC वाला रिमोट देना जरा, लाना, डर क्या रहा है इतना। अभी देखो मैं ये बटन दबा रहा हूँ, ये ना, इसमें कुछ लाइट दिखेगी आपको, पहले बताओ। वो देखो, लेकिन वो बंद हो गया। इधर कुछ लाइट दिखी आपको, लेकिन फिर भी वो ऑन ऑफ हो गया ना। मतलब यहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है जो उसको सिग्नल दे रहा है ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। लेकिन अभी इसको देखते भी, ये सिग्नल जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप इसको कैमरे में देख सकते हो अगर आप देखोगे गौर से तो। ए रुक जा रे, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, दिखा अभी, दिखा, नहीं दिखा ना। दिस इज IR, ये क्या है, IR बोले तो इंफ्रारेड है, हाँ। अच्छा, तो आप सुनो बात को, यहां पर ये वाला IR होगा, तो ये वाला भी इसके अंदर ही रेंज करता है, IR वाले। अगर ये कहां से आता है, एनी हायर टू फोर्थ आता है, ठीक है। तो अगेन ये भी किस में आएगा, IR में, नियर IR बोलते हैं, IR के नजदीक होकर, लेकिन IR ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला फार IR होता है, लेकिन बोलेंगे IR ही। तो यहाँ के बाद के सब क्या होते हैं, IR IR IR, अंडरस्टूड। अब ये ना 5 साइंटिस्ट के नाम लाइन वाइज याद, 5 साइंटिस्ट बोले तो 5 सीरीज है हमारे पास। लाइमन लाइन वाइज याद करना है, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। ये लास्ट वाला फंड है, फंड नहीं है, पी साइलेंट है यहाँ पर, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है उसी तरीके से। आई होप ये समझ में आ गया। ए सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, विशाल, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, लाइमन, एनी हायर टू सेकंड, एनी हायर टू थर्ड, एनी हायर टू फोर्थ, एनी हायर टू फिफ्थ, एनी हायर टू सिक्स्थ, हम्फ्री, एक और 6 साइंटिस्ट है, हम्फ्री, मैंने वहां बता चुका हूं आपको, हाँ, वो भी IR, वो भी IR। ये इतनी कहानी समझ में आ गई। ये याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बोलेगा ना, तो न्यूमेरिकल में आपको बोलेगा कि बाल्मर सीरीज, तो नाम अगर आपको बोल दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि आएगा किधर, ये फिक्स होगा, ये बोलेगा नहीं आपको। बाल्मर बोल दिया तो आपको समझ आना चाहिए कि सेकंड में आएगा। अब आएगा किधर से, क्वेश्चन में बोल देगा आपको,
अच्छा अभी सुनो, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, किधर होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका फर्स्ट हायर ऑर्बिट क्या होगा, या इसको ना ऐसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, कौन सा ऑर्बिट होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर वो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है फर्स्ट ऑर्बिट से, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ग्राउंड पर है। तो अगर इसको एनर्जी मिली और ये ऊपर गया, और मैं बोलता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, तो कौन से ऑर्बिट में गया? याद रखिए, फर्स्ट एक्साइटेड बोलेगा तो सेकेंड ऑर्बिट में गया। ये देखो, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ग्राउंड स्टेट में। कहां पर है? एनर्जी मिली, चला गया इधर, सेकेंड ऑर्बिट में गया ना। सेकेंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोला जाता है। तो अब एक्साइटेड में बोलेगा तो ध्यान रखो, एक नंबर ज्यादा होता है ऑर्बिट का। अगर मैं बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो जितना मैं एक्साइटेड बोल रहा हूं उससे एक नंबर ज्यादा बोल दो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इधर जाएगा, तो एक्चुअल में n इज इक्वल टू क्या होगा? 3। तो न्यूमेरिकल में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। कुछ आई बात समझ में? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा। क्या? क्यों नहीं जा सकता? ये सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, डिपेंड करता है कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। सेकंड पोस्टुलेट में हमने यही तो पढ़ा है। कौन सा? ये कहीं भी जा सकता है और वहां से रिटर्न आ सकता है। ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकंड पोस्टुलेट में यही बात किया था अपन ने, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये जंप करेगा उस हिसाब से रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में। ओके, तो जितनी एक्स्ट्रा चीज बताया ये याद कर लिया आपने सभी ने? सीरीज के नाम सबको याद हो गए कि नहीं? चलो नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल अपन एक साथ करेंगे। आप सुनो, काफी हद तक सही काम हुआ है इसका। बहुत सारी चीजें जो है ना ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखो थियरीज फेल क्यों होती है? अगर सुनो यहां पर, हाँ बोल दे, बोल बोल। बहुत सारी चीजें अगर वो थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, अगर वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाती तो थियरी क्या हो जाती है? फेल हो जाती। तो क्या क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया? बोर एटॉमिक मॉडल फेल्ड। इतना बड़ा साइंटिस्ट है, फेल हो गया, इसकी थियरी फेल हो गई। फेल टू अकाउंट फॉर फाइनर डिटेल ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट्स। सुनो बात को, जब हमने ये जो लाइंस मिली आपको, मैंने देखो ये प्रिज्म वाला आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि हमने यहां पर हाइड्रोजन का बल्ब जलाया। यहां पर हमने क्या किया? हाइड्रोजन का, इसके अंदर H2 गैस है। कौन सी गैस है? H2 गैस का इधर पे बल्ब जलाया, यहां से लाइट निकली। ये कौन सी लाइट है? वही जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से नीचे आता है तो फोटोन निकालता है। वो बहुत सारे फोटोन यहां से पास होते हुए, ठीक है, प्रिज्म से आपको पता है, यहां पर मैंने एक स्क्रीन लगा दिया, यहां से बेंड होकर यहां पड़ती है, एक लाइन बनता है, फिर दूसरी बनती है, यहां पर एक लाइन बनता है, ऐसे। तो ये जो लाइंस दिखाई दे रही है, एक ब्लैक स्क्रीन होगा और उसमें ऐसे पतली पतली लाइंस दिखाई दे रही, वही क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम, उसी को क्या बोलते हैं? अच्छा, आपने जो व्हाइट लाइट का पढ़ा हुआ है वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसको लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बोलते, सिर्फ स्पेक्ट्रम बोलते थे। उसमें क्या होता था? ऐसे डायरेक्टली पट्टे दिखाई देते थे आपको, ठीक है, पूरे कलर बैंड दिखाई देते थे ऐसे मोटे मोटे। उसके अंदर कोई ऐसा लाइन स्पेक्ट्रम नहीं, लाइन नहीं होती थी। यहां पर पूरा स्क्रीन डार्क होगा और बीच में पतली पतली लाइन दिखाई देगी, सिर्फ ब्राइट। नहीं समझे? अरे वो पेज पे दिया हुआ है, देखो, रुको मैं तुमको फोटो बताता हूँ उसका। इसका फोटो बताता हूँ मैं, टेंशन मत लो। इधर ही बैठे, रियल इमेजेस नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी।
ये देखो ये ऐसा होता है, आप देख रहे हो पूरा ब्लैक है और बीच बीच में आपको ये ब्राइट लाइंस दिखाई दे रही है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा सुनो, अब ये दूर से देखेंगे ना तो ये एक ही लाइन दिखाई देगी, ठीक है, ये एक ही लाइन दिखाई देगी अगर दूर से देखेंगे तो, है ना। लेकिन जब इसको सोफिस्टिकेटेड मैनर में, यानी हम लोग क्या करेंगे, सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप से जब और ज्यादा जूम करके देखते हैं, ठीक है, ये और ज्यादा जूम करके देखते हैं, तो मुझे पता चलता है कि ये लाइन एक ही नहीं है, दो लाइनें हैं। समझ आ रहा है? स्प्लिटेड है। तो ऐसा क्यों है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन बोर के पास नहीं था। अब उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। एक ही सिंगल है लेकिन उसके अंदर दो क्यों है? समझ आ रहा है? क्योंकि जो हमारे ऑर्बिट होते हैं ना, ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर, यानी शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं। शेल के अंदर भी क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। तो ये सब शेल की कहानी अभी तक नहीं आई, बोर कहानी तक सब शेल की कहानी नहीं आई है। ये अभी क्वांटम थियरी आएगा जहां पर अपन सब शेल के बारे में बात करेंगे। अंडरस्टूड? तो यहां पर ये जब इसको सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया जूम करके, तो इसके अंदर मुझे लाइन जो है वो कितनी दिखाई दे रही है? तो ये दो लाइन क्यों दिखाई दे रही है? समझ आ रहा है? तो ये तो बोर ने इसके बारे में स्टडी नहीं किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए ये थियरी क्या हो रही है? फेल हो रही है। तो आई होप ये समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं, और आपने लाइंस भी देख लिया कि एक्चुअल में क्या होता है। क्या? हाँ, समझ आ रहा है? उसकी वेवलेंथ के हिसाब से उसका कलर दिखाई देगा आपको। जिया हो बिहार के लाला। ओके, तो पहला पॉइंट का मतलब समझ में आ गया। बोर एटॉमिक मॉडल फेल टू अकाउंट फॉर फाइनर, समझ आ रहा है? एकदम बारीकी से अगर मैं बात करूं, फाइनर डिटेल ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। बोर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। क्या मतलब समझ में आ गया? हाइड्रोजन के अलावा और भी दूसरे एलिमेंट है, उनके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उनका भी बनेगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उनका कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। अच्छा, बोर थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन देखा ना आपने, ठीक है। जब मैं इनको क्या करता हूं, कोई एटम को, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं प्रिज्म वाला, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, तो ये जो लाइंस है ये स्प्लिट होती, बहुत करीब करीब थी ना, ये क्या होती है? स्प्लिट होती है। तो स्प्लिट होने का यहां पर अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको जीमन इफेक्ट, या हायर स्टडी में आगे चल के पढ़ते हैं आप। अभी फिलहाल आपको क्या समझना है, दो इफेक्ट है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा तो क्या कहलाता है? जीमन इफेक्ट, और एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में करता हूं तो इसको क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, अभी सुनो, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस एकदम करीब करीब में थी, पहले तो उसको पता ही नहीं था कि एक के अंदर दो भी होती है। समझ आ रहा है? और फिर जब इसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो ये स्प्लिट होती है। तो जब पता ही नहीं कि वो दो होती है तो स्प्लिट होती है, कैसे पता चलेगा उसको? तो वो चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट, आपको पता है कि एटम्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? डिफरेंट, सुनो बात को, डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन होकर, डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर सेम मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, है ना। तो एटम्स आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका भी बोर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। समझ में आ रहा है? तो बोर थियरी फेल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड्स। अब ये आप लोग कहां सीखोगे केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, ये आप सीखोगे केमिकल बॉन्डिंग, एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर बात। तो ये आपको 4 पॉइंट याद करना है, 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। हाँ,
देखो किसी की खूबी जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, खामी बहुत इंपॉर्टेंट होती। फेल क्यों हुआ समझ में आ रहा है, ये हर कोई पूछेगा आपसे। पास क्यों हुआ ये नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। तो इट वॉज देयरफॉर थॉट दैट अ बेटर थियरी वॉज नीडेड टू एक्सप्लेन द सेलिन फीचर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब यहां पर इसलिए बोला गया कि अब इससे कोई बेटर थियरी आना जरूरी है एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। समझ आ रहा है? अच्छा अभी सुनो, अभी अपन बात करेंगे डिब्रॉय। इसके बाद एक साइंटिस्ट आ रहा है डिब्रॉय। आपको ये नाम ऐसे पढ़ने में आ रहा है, डी ब्रॉगली कहीं दिख रहा होगा, है ना। इसको डिब्रॉय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? डिब्रॉय। याद रहेगा, ये दिख रहा है। अच्छा, डुअल नेचर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। डुअल नेचर में मैंने आपको क्या बताया था कि एक हमारे पास लाइट है, वो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन जब ये किसी से टकराता है तो इसका नेचर कैसा हो जाता है? पार्टिकल नेचर हो जाता है। ट्रैवल कर रहा है तो इट बिहेव्स लाइक अ वेव, वेव है ही वो। लेकिन जब ये किसी से टकराएगा, कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा, तो इट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल। क्योंकि पार्टिकल के पास क्या नेचर होता है कि टकराना और एनर्जी ट्रांसफर करना, मोमेंटम ट्रांसफर करना। तो ये वेव भी जब जाती है किसी से टकराती है तो क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफर करती है, मोमेंटम ट्रांसफर करती है। समझ आ रहा है? वो डुअलिटी, डुअल नेचर ऑफ वेव हम लोग ने बात किया। अच्छा, अभी ये डिब्रॉय ने उल्टी कहानी बताया। इसने बोला कि अगर कोई मेरे पास पार्टिकल है, कोई मैटर है, मैटर वेव इसकी थियरी थी। मैटर वेव, मैटर वेव का इन्वेंशन किसने किया? इसकी डिस्कवरी किसने किया? डिब्रॉय ने। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल है या कोई वेव है? बताओ। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स है, एटम पार्टिकल है। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, मतलब मैटर है, मतलब क्या है? अब सुनो, डिब्रॉय ने बोला कि डिब्रॉय ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जब वो ट्रैवल कर रहा होता है, देखो टकराएगा तो खुद पार्टिकल है तो वो पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन जब ये ट्रैवल कर रहा होता है, प्रोपोगेट कर रहा होता है, कहीं जा रहा होता है, तो ये वेव फॉर्म में मूव कर रहा होता है। कैसे मूव कर रहा होता है? वेव फॉर्म में। और इसी थियरी को लेकर इसने बोर का एक पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट नंबर आई थिंक फोर्थ पॉस्टुलेट है मेरे ख्याल से, जरा उसमें चेक करना। वो लास्ट वाला पॉस्टुलेट क्या है हमारा? लास्ट पॉस्टुलेट जिसमें फॉर्मूला क्या बताया? हाँ, फोर्थ पॉस्टुलेट है। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr बताया था मैंने, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई, है ना। उस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन बोर ने नहीं दिया था। ये फॉर्मूला मैंने लेकर आया हूं, कहां से लाया हूं नहीं बताऊंगा। अरे ऐसा बोर ने बोला, मैं तो बताऊंगा। सुनो, तो उस फॉर्मूले का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बोर ने नहीं दिया था। कौन से फॉर्मूले का? फोर्थ पोस्टुलेट का। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, L इज इक्वल टू, आपको बताया L जो है वो MVR है ना। यहां से मैंने फॉर्मूला बताया था L इज इक्वल टू पी आर, लव इज इक्वल टू पी आर, और P की जगह MV रखा तो MVR। लास्ट लेक्चर में पता है L इज इक्वल टू पी आर, P की जगह MV रखते हैं, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR। फोर्थ पोस्टुलेट क्या था? बोर ने बोला था इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में गोल घूमेगा जहां पर उसकी L की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ये कितना हो सकता है? नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता है, 2.5 नहीं हो सकता, 2.1 नहीं हो सकता है। आई होप समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं। अच्छा, इस फॉर्मूले का ये आया कहां से? इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किसने नहीं दिया? बोर ने नहीं दिया। लेकिन इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसके बाद आने वाला साइंटिस्ट डिब्रॉय ने दिया। किसने? डिब्रॉय ने दिया। कैसे? क्या मानकर? पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है ये मानकर, यानी मैटर वेव को कंसीडर करके। किसको कंसीडर करके? मैटर वेव को। आओ मैं बताता हूं इसका एक्सप्लेनेशन आपको।
अभी बता रहा हूं, पहले थियरी इसके एक्सप्लेन कर दूं कि क्या हो रहा है। ये आपका न्यूक्लियस है। अच्छा, मैं अभी फर्स्ट ऑर्बिट नहीं ले रहा हूं, मैं डायरेक्टली सेकेंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट ले लेता हूं, ज्यादा बेहतर तरीके से अपन बात करेंगे इसमें। n इज इक्वल टू 3। सुने कैसे बच्चे? थर्ड ऑर्बिट में हम लोग, मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस थर्ड ऑर्बिट में गोल घूमेगा तो ऐसे नहीं गोल घूमेगा, अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय हाइपोथेसिस। इसका एक अजम्पशन था, ये थियरी है ये, उसने ऐसा अज्यूम किया कि ऐसा होता होगा। तो उसने क्या अज्यूम किया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन यहां है, तो ये कैसे ट्रेवल करेगा, ये ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं करेगा। कितना वेव हो गया ये? एक वेव हो गया रे पगले, ये याद करो ये कितना वेव होता है। तो यहां से देखो ये एक वेव हो गया, नहीं हुआ? अच्छा, उसके बाद कितना वेव हो गया? 2। फिर समझ आ रहा है? अच्छा, अब इसने डिब्रॉय ने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा उतना वेवलेंथ होगा। यहां पर कितना वेवलेंथ, कितना वेव दिखाई दे रहा है आपको? तो 3 वेवलेंथ होगा। थर्ड ऑर्बिट में होगा तो, सेकंड ऑर्बिट में होगा तो 2 होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो एक ही बनेगा। एक सर्कल तो एक ही वेव बनेगा, ये वाला आधा, ये वाला आधा। नहीं आ रही बात समझ में? उसका सर्कल ही बनेगा, उसका सर्कल ही तो आपको आधा सर्कल, ये देखो ना, ये एक सर्कल है, एक वेव का ये पार्ट देख लो, ये वाला और ये वाला। आई बात समझ में? फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेवलेंथ होगा, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड क्यों बनाया? थर्ड में दिखने में अच्छा, मतलब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। समझ आ रहा है? फोर्थ में भी आप बना सकते हो। सेकंड का बन जाएगा ना इजीली। ठीक है, इधर देखो, हो गया इतना। एक, समझ आ रहा है यहां तक? फिर ये ऐसे बन गया, अंडरस्टूड? जितने ऑर्बिट में रहोगे। अच्छा, इसका दूसरा पाथ भी ऐसे डॉटेड से बना सकते हैं वहां, ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक, दो, अंडरस्टूड? स्पिनर दिखाई दे रहा है, वे कांटे भी दिखेंगे, रोको। तो आई होप ये समझ में आ रहा है, ये किसकी थियरी थी? डिब्रॉय। तो ये मैटर वेव है, क्या ये? अब मैटर वेव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है, तो वेव फॉर्म में कर रहा है। कैसे? वेव फॉर्म में। अब ए सुनो, आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, L इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। ओके, आप सुनो, अगर कोई पार्टिकल के पास वेव नेचर है तो उसका वेवलेंथ होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला डिब्रॉय ने क्या दिया? अब डिब्रॉय बहुत शाना आदमी था, इसने दो थियरी को कंबाइन किया। एक क्या नाम है, प्लांक्स क्वांटम थियरी, उसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू h उठाया, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आपको पता है मास एनर्जी रिलेशन, बहुत ही फेमस इक्वेशन है हमारे पास। सुनो, मैं आपको बताता हूं एच न्यू, ये आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, E इज इक्वल टू h न्यू, और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर भी पता होगा आपको, नहीं पता है? अगर कोई मास m है, ये c वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन है। ओके, अब सुनो, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, लेफ्ट साइड एनर्जी है ना, राइट हैंड साइड इक्वेट कर दिया, h न्यू, या ऐसे कर दो MC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? h न्यू।
अच्छा न्यू पता है क्या होता है? सी बाय लेमडा, ठीक है। एक सी से एक सी कट कर सकता हूं मैं। अच्छा आप सुनो, लेमडा को यहां ले लो और एमसी को यहां ले लो, एच बाय एमसी। अच्छा मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ये सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एमसी क्या है? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? हाँ क्या होता है? पी होता है ना, एच बाई पी। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिब्रॉय वेवलेंथ। डिब्रॉय वेवलेंथ, तो ये मैटर वेव है क्या? ये मैटर वेव का वेवलेंथ है। तो डिब्रॉय ने ये लंगड़े का फॉर्मूला बताया, लैम्डा का फॉर्मूला बताया। ए दिस फॉर्मूला, इस लंगड़े को क्या बोलते हैं? ये फॉर्मूला आया कैसे और उसको याद भी रखिए। ये डिब्रॉय वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू, कैसे आया ये? दो इक्वेशन को कंबाइन करके आया। कौन कौन सी वो इक्वेशन थी? एक प्लैंक्स क्वांटम थियरी से इज इक्वल टू एच न्यू, और एक एनर्जी मास रिलेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। दोनों को कंबाइन करके लैम्डा का फॉर्मूला निकाला, और इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं? ये लैम्डा को क्या बोलते हैं? डिब्रॉय वेवलेंथ। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूंगा ना डिब्रॉय वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है, तो बोलोगे एच बाई पी। क्या बोलोगे? एच बाई पी। तो ये फॉर्मूला देखो शायद दिया होगा वहां पर थियरी में, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ वो एम सी या एम वी। अभी जैसे मैं यहां पर, अरे मास इंटू वेलोसिटी है ना ये, समझ आ रहा है? तो आप एम वी भी तो लिख सकते हो। हाँ याद रहेगा, ओके। अब अब मैं आपका बोर का फोर्थ पोस्टुलेट उसको प्रूफ करने जा रहा हूं कि इस थियरी को मानकर डिब्रॉय वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी से इसने किस तरीके से बोर का फोर्थ पोस्टुलेट का थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया, जो कि बोर ने खुद ने नहीं दिया। फॉर्मूला दिया लेकिन उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये देगा अभी, मिटाऊं उसको? अच्छा आप मान लीजिए बच्चों, आप nth ऑर्बिट में हो। कितने ऑर्बिट में हो? ये सुनो, मैं फोर्थ पोस्टुलेट का थियोरेटिकल प्रूफ बता रहा हूं। किसने दिया था? डिब्रॉय ने। तो भाई डिब्रॉय, ए अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय, अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय, आप मुझे बताओ जितने ऑर्बिट में होंगे उतना वेव लेंथ होगा वहां पर, उतने वेव बनेंगे ना। फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो कितना लंगड़ा आएगा बताओ? एक। सेकंड ऑर्बिट में होगा तो, थर्ड में होगा तो। अच्छा अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय, हाइपोथेसिस, nth ऑर्बिट का सरकमफरेंस, nth ऑर्बिट सरकमफरेंस का फॉर्मूला पता है सबको? 2 पाई आर। nth ऑर्बिट का रेडियस होगा आर एन, तो 2 पाई आर एन होगा कि नहीं सरकमफरेंस? अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे ये थर्ड ऑर्बिट है, कौन सा है? थर्ड ऑर्बिट है। तो थर्ड ऑर्बिट का सरकमफरेंस क्या होगा? इसका रेडियस होगा आर थ्री, तो आप क्या बोलोगे? 2 पाई आर थ्री।
ये कितने लेमडा के बराबर होगा? कितने लेमडा आ रहे हैं इसके अंदर बताओ? 3 वेवलेंथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 3 वेवलेंथ, तो 3 लेमडा के बराबर होगा। लेकिन अगर ये nth ऑर्बिट है तो कितने लेमडा आएंगे वहां पर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 4th ऑर्बिट है तो कितने लेमडा आएंगे? 4, तो 4 लेमडा लिखोगे। 3 है तो 3 लेमडा, 2 है तो 2 लेमडा, n है तो ओके, तो 2 पाई आर एन, यानी ये सरकमफरेंस, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? कितने वेवलेंथ आ रहे हैं इसके अंदर? 3 आ रहे तो 3 के बराबर होगा, n आ रहे होंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं n लेमडा। आई होप समझ में आ गया ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सरकमफरेंस विल बी इक्वल टू n लेमडा, nth ऑर्बिट में। अब आप बताओ लेमडा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय, सिंस लेमडा इज इक्वल टू h बाय p, लिख दिया ये। आगे सुनो, p की जगह हम लोग लिख सकते हैं, बताओ p की जगह क्या लिख सकते हैं? mv लिख सकता हूं मैं, इधर mv लिख रहा हूं, mc नहीं लिख रहा हूं, mv लिख रहा हूं। मास इनटू वेलोसिटी, ये मेरा लीनियर मोमेंटम होता है। रुकना रे भाई जरा, अभी इस 2 पाई को यहां बुला लो, mv को यहां बुला लो, mvrn, n इंटू, प्रूफ डन। ये क्या है? बोर का 4th पॉस्टुलेट नहीं है? mvr इज इक्वल टू n इंटू h बाई 2 पाई। कहां से आया? डिब्रॉय वेवलेंथ, डिब्रॉय की कहानी यूज करके किया हुआ ना हमने, समझ में आ रहा है? तो डिब्रॉय ने ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिया, इसलिए भी ये थियरी बहुत फेमस हुई। समझ आ रहा है? बोर को टक्कर देना बहुत बड़ी बात है वो टाइम पे। बोर का पॉस्टुलेट एक्सप्लेन किया ना इसने, समझ आ रहा है? तो आगे चल के दो थियरी बहुत फेमस हुई, एक तो ये डिब्रॉय का मैटर वेव वाला, और एक दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी रुक जाना, इसकी कहानी खत्म हो तो वो शुरू करूं। हाँ, अब हमको खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं है, लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं है, लोग करते हैं, बस सॉर्टेड आदमी लोग रहते हैं। हाँ, क्या हुआ? इसके अंकल थे। श्श्श। ए, चलो ये वाली कहानी खत्म हुई। एंगुलर मोमेंटम, पी लीनियर मोमेंटम है, एल एंगुलर मोमेंटम। अभी क्लास 11th में इसको अच्छे से समझ लो तो 12th में फिजिक्स में तुम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा समझने में। 12th में फिजिक्स में आएगा ये, कॉमन टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री का। चलो नेक्स्ट करें। क्या आपको समझ में आ गया ये 4th पोस्टुलेट कैसे प्रूफ हुआ? सरकमफरेंस किसके बराबर आता है? जितने वेवलेंथ होंगे वहां पर। फर्स्ट ऑर्बिट में सरकमफरेंस 1 लेमडा के बराबर होगा, सेकंड ऑर्बिट में 2 लेमडा, सेकंड लेमडा नहीं बोलेंगे, 1 लेमडा 2 लेमडा, ऐसे 2 लेमडा, ऐसे 3 लेमडा, ऐसे ही, तो nth ऑर्बिट में n लेमडा। ए तौफीक, आवाज किसी की नहीं निकलेगी अभी, हाँ तुम लोग बात बहुत कर रहे हो।
भेजूंगा तेरे को। चलो ये कहानी समझ में आ गई। नेक्स्ट है बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये अपने में ना ये देखो ये सब फॉर्मूला हम लोग ने कर दिया। वर्नर हाइजेनबर्ग। ये आपको अगर एग्जाम में सिर्फ पहले मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं फिर ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। थोड़ा खतरनाक दिख रहा होगा फॉर्मूला। हाइजेनबर्ग ने ये फॉर्मूला बताया ये ग्रेटर देन इक्वल टू इस नंबर के बराबर होगा। ये इक्वेशन पहले देख लो मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। हाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये पहले इक्वेशन आप देख लो। डेल एक्स और डेल पी, हाँ ठीक है अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं। डेल एक्स और डेल पी, डेल एक्स और डेल पी यानी ये कौन है आप बोल सकते हो ये चेंज इन पोजीशन है। क्या ये चेंज इन पोजीशन है। और ये कौन है चेंज इन मोमेंटम। अब ये कौन सा चेंज है इसके जरा बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में है ना। हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी है और आपने इसका सही पोजीशन बता दिया, क्या बता दिया, ये जहां है वहां बता दिया आपने एग्जैक्टली ठीक है। तो यहां पर ना मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ये इक्वल की तरह ट्रीट करो। डेल एक्स यहां मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। सुनिएगा बात को एकदम बढ़िया तरीके से। एक्स एक्सिस बना दिया इधर पे न्यूक्लियस ले लो चलो। और ये मान लीजिए यहां से कुछ डिस्टेंस है मैं 2 नंबर ऐसे ही कंसीडर कर ले रहा हूं ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहां से कितनी दूरी पर है 2 दूरी पर है। समझ आ रहा है उसका यूनिट वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूं मैं ऐसे ही नंबर आपको समझाना चाह रहा हूं। एक्स एक्सिस पर इतनी दूरी पर है और रियल में भी यहीं पर है और आपने जो प्रिडिक्ट किया वो भी करेक्टली कर दिया एकदम ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसमें चेंज एरर कितना आएगा 0 आएगा। मतलब आप जो सही वैल्यू है वही आपने बता दिया तो इसमें एरर कितना हुआ बोलो 0। यानी डेल एक्स कितना आ जाएगा। देखो डेल एक्स क्या है, हाँ पोजीशन में चेंज बात कर रहे हैं तो रियल और जो आप प्रेडिक्ट करोगे वो वाला ठीक है। तो अगर मान लो आपने बताया 2 और रियल में भी उसका कितना था तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा 0 आ जाएगा। डेल एक्स विल बी 0। अच्छा इस इक्वेशन में अगर मैं इस डेल एक्स की जगह पर 0 पुट करता हूं बोलो अगर 0 अपॉन में चला जाता है क्या आंसर आएगा इसका इनफिनाइट हो जाएगा नहीं आ जाएगा। अच्छा इसका क्या मतलब है डेल पी है यानी पी यहां पर मोमेंटम है। पी क्या है तो इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम में जो आपका एरर आएगा जो चेंज आएगा सही और आपकी वैल्यू में वो इनफिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब सुनो अगर आपकी गलती इनफिनाइट है आपकी गलती क्या है मतलब जो सही वैल्यू है उससे आपने जो नंबर बताया वो काफी दूर है तो एरर कितना हो गया इनफिनाइट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन का सही पोजीशन बता दिया सही मोमेंटम नहीं बता सकते। सही पोजीशन बता दिया तो देखो सही पोजीशन बता दिया तो डेल एक्स की वैल्यू 0 हो गई लेकिन डेल पी क्या हो गई इनफिनाइट। मतलब मोमेंटम में जो सही वैल्यू है और जो आपने बताया उसमें डिफरेंस कितना आ गया इनफिनाइट का। मतलब आप इनफिनाइटली रॉन्ग हो। नहीं समझा क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो। हाइजेनबर्ग जल्दी जाता नहीं दिमाग में क्या बोलना चाह रहा है। इक्वेशन हमारे पास है डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ये इक्वेशन से आपको क्या सीखना है कि अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन का सही
पोजीशन प्रेडिक्ट कर दिया, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, और डेल पी कितना आ रहा है, इनफिनिट। डेल पी क्या है, मोमेंटम में चेंज, सही, और जो आपने वैल्यू बताया वो, उसमें डिफरेंस अगर इनफिनाइट है, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो कितना गलत है, इनफिनाइटली गलत है। नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? ये अगर जो ट्रू वैल्यू ऑफ मोमेंटम है, फॉर एग्जांपल वो 4 है, और जो आपने बताया, जो प्रेडिक्ट किया आपने, प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ मोमेंटम, वो इनफिनाइट, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब आपकी वैल्यू इसके करीब करीब भी नहीं है, बहुत दूर है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, सही पोजीशन बता दिया, सही मोमेंटम नहीं बता सकते आप, सही मोमेंटम बता दिया, सही पोजीशन नहीं बता सकते। देखो उल्टा कर लो आप, अगर मान लो मैंने इस पॉइंट पर इसका सही मोमेंटम बता दिया, तो डेल पी कितना हो जाएगा, इसको यहां भेजता हूं, तो फॉर्मूला मेरे पास ऐसे आ जाएगा ना, अगर मैं सही मोमेंटम बता दूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनाइट। समझ आ गया? वही तो बोल रहा है हाइजेनबर्ग, वही तो बोल रहा है इक्वेशन के माध्यम से, आपने एक चीज सही बता दिया तो दूसरी, हाँ एक में एरर है तो दूसरे में भी कुछ ना कुछ एरर रहेगा। अंडरस्टूड? ओके। उसने दुनिया भर की कहानी रची होगी, और उसके बाद ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। अब ये एक्सप्रेशन को अपने को समझना है कि ये क्या करना चाह रहा है। अच्छा, इसमें और भी मॉडिफिकेशन है। पहले एक काम करो, इसका प्रिंसिपल याद करते हैं, प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे अपन, फिर ये दूसरे मॉडिफिकेशन और भी बताता हूं मैं आपको। इसमें बहुत कम मॉडिफिकेशन दिया है, हम और भी बात करते हैं। वर्नर हाइजन स्टेटेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब अनसर्टेन होती चीजें यहां पर। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, और मोमेंटम की जगह वेलोसिटी बताऊंगा मैं, मोमेंटम की जगह वेलोसिटी लाके, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलना चाह रहा है बताओ? क्या आप एट अ टाइम, एक साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, सेम टाइम में आप सही पोजीशन यानी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों साथ में नहीं बता सकते हो। क्यों? रीजन क्या था? सही मोमेंटम बता दिया तो सही पोजीशन में एरर कितना आ जाता है, इनफिनाइट आ जाता है, और सही पोजीशन बता दिया तो वो 0 हो जाता है, और मोमेंटम में चेंज कितना आ जाता है। तो मतलब साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते, यही क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्टेट कर सकते हो, उसका स्टेटमेंट लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, एक बार दो बोल दीजिए, बहुत आसान है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाँ, मोमेंटम की जगह और इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, बताता हूं क्यों। दूसरे लफ्जों में बोल रहा है, इन इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, position and momentum of an electron cannot be determined with same certainty. ठीक है, if the certainty of determination of one property is too high, मतलब एक की अगर बहुत हाई है, समझ आ रहा है, इट मीन्स दैट दूसरी वाली बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगी, और इन दैट केस अनसर्टेनिटी ऑफ डिटरमाइन ऑफ अदर प्रॉपर्टी इज वेरी हाई। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर एक में लो है तो दूसरे में क्या हो जाएगा, हाई, एक में डिफरेंस कम है तो दूसरे में डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई, एक में 0 हो गया तो दूसरे में इन्फिनाइट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जो मैंने यहां पर नंबर में बताया आपको, बस और कुछ नहीं है। तो आपको यहां पर एग्जाम में कितना लिखना रहेगा बच्चों, प्रिंसिपल जो बोल्ड में लिखा है बस उसको टिक मार्क कर लो, याद भी हो गया होगा वो। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको लिखना है, इसके मॉडिफिकेशन कुछ देख लो। अच्छा, क्या आप बता सकते हो मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं? मोमेंटम यानी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के अंदर कर चुके हैं अपन। मास तो बदलेगा नहीं ना, मास बदलेगा तो ये जो डेल्टा है सिर्फ v के साथ होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी चले जाए मास तो उसका वही रहने वाला है, तो समोसा m नहीं होगा, मतलब डेल्टा, सिर्फ डेल्टा किसके साथ होगा, हाँ मैंने p की जगह mv रखा है, लेकिन m को मैं बाहर कर दूंगा, यानी हो जाएगा m del v x, फाइनली ऐसे हो जाएगा। देखो यहां, या इधर लिखना चाहिए इनको, समझे? तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करना चाहिए था इनको, डेल एक्स इंटू डेल वी
ओके एक मिनट, m बाहर कर देता हूँ और फिर लिखता हूँ डेल वी एक्स, एक्स नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये m को आप उधर भेज दो, ये इक्वल है ना, m को यहाँ भेजा तो नीचे आ गया ये वाला स्टेप। क्या? हाँ इसने नहीं बताया, इधर मिस्टेक है, m को ऐसे उड़ा थोड़ी सकते कहीं पर। इधर क्या m, इधर बताना चाहिए था। नहीं नहीं बताया है उसने, इधर मिस्टेक है रे भाई, उसकी थियरी में है, इधर मिस्टेक है, इधर प्रिंटिंग में। ये टेक्स्ट बुक का मिस्टेक है, उसका मिस्टेक नहीं बेचारे का। अच्छा ये एक ही है, उसी का मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है फॉर्मूला। इधर सुनो, इसके और भी मॉडिफिकेशन है, जरा मैं बताता हूं। इसके और मॉडिफिकेशन इधर लिख लीजिए, काफी स्पेस दिया गया है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ किसी को पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के। F इज इक्वल टू समोसा P अपॉन समोसा T, ठीक है? नहीं समोसा पाव अपॉन समोसा चाय सही रहेगा, ठीक है? ओके, डेल्टा P अपॉन डेल्टा, ये क्या है? P मोमेंटम है और T टाइम, तो ये जब T डिवाइड बाय टाइम बात हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पड़ता है। इसको क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। तो फोर्स एक्चुअल में क्या है? मोमेंटम कितने रेट से, कितने स्पीड से बदल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा फोर्स कितना लगा इसके ऊपर। समझ आ रहा है? किसी को लात मारते हो आप तो उसका मोमेंटम कितनी स्पीड से चेंज हुआ, वही आपका फोर्स होगा। तो आपकी लात कितनी जोर से पड़ी, उसका जो फोर्स निकालना है, तो आप ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज चेक कर लो, ठीक है? तो खैर उसमें बाद में धीरे धीरे एप्लीकेशन में समझ आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला देख लीजिए। ये इधर भेजूंगा तो क्या होगा? एफ डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? ये फॉर्मूला समझ आया? डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकता हूं? ये देखो, ये वाला फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये वाला, यहां से डेल पी की जगह मैं लिख सकता हूं एफ डेल्टा टी। क्या लिख सकता हूं? इतना समझ आया? बोलो जल्दी, डेल पी की जगह क्या लिख दिया? अच्छा अभी आपको कितने बच्चों को यहां पर फॉर्मूला पता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। वर्क क्या है? एनर्जी है। क्या है? वर्क इज अ काइंड ऑफ। तो आप सुनो, ये फोर्स दिखाई दे रहा है और आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है ना? इसकी जगह पर एनर्जी आ सकता है। क्या आ सकता है? तो एनर्जी इंटू समोसा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। तो देखो कितने सारे एक्सप्रेशन है इसके, फोर्स वाला भी है, ठीक है, वेलोसिटी वाला है, ये इतने सारे इसके मॉडिफिकेशन है। हाँ सारे लिखो, इतना छुटकू सा है लेकिन उसके मॉडिफिकेशन है इतने सारे। जो जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ध्यान रखो आप, अगर आपको बेसिक लॉस व नहीं पता है तभी भी आप इसको समझ सकते हो। सब्स्टिट्यूशन ही है, फॉर्मूला पता है तो सब्स्टिट्यूशन। हाँ तो डेल पी भी कुछ मिलेगा, डेल एक्स कम रहेगा, डेल पी ज्यादा होगा। नहीं वही तो बोल रहा हूं कि अगर देखो एक्स में आपका डिफरेंस कम है तो पी में ज्यादा होगा, जीरो है तो इन्फिनाइट होएगा, और अगर इधर लो है तो उधर हाई आएगा, इधर हाई है तो उधर लो आएगा। समझे? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? क्या इंपॉसिबल है? साइमल्टेनियसली निकालना पॉसिबल नहीं है। इसका इक्वेशन क्या है? डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। डेल एक्स डेल पी, डेल एक्स को हम लोग अनसर्टेनिटी इन एक्स कहते हैं, चेंज इन एक्स, एरर इन पोजीशन, समझ आ रहा है? और डेल पी क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन
मोमेंटम, अनसर्टेन बात करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है सही और जो भी प्रेडिक्टेड वैल्यू आपकी रहेगी, समझ आ रहा है? तो व्हाट इज डेल एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, व्हाट इज डेल पी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। समझ आ रहा है? जिसके इसके समोसा लगा हुआ है, डेल्टा। अब 2 मिनट इसको दे दो, अच्छे से याद कर लो और सारे मॉडिफिकेशन भी देख लो। मॉडिफाई करने आना चाहिए, हाँ, डायरेक्ट इक्वेशन रट्टा नहीं मानना। पहला वाला आपको याद करना है, फिर उसके बाद मॉडिफाई करने आना चाहिए। आपको यही एग्जाम में आएगा अभी ना, अपने कॉलेज के एग्जाम में बस ये लिख दिया, बस काफी है, ठीक है? लेकिन आपको और पूरा टॉपिक कवर कर दिया मैंने इसमें, आगे टिल कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक यहाँ तक आता है पूरा। आप लोग आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है? इस पे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स आता है इसके ऊपर। इसमें वैल्यू दे दिया जाएगा, अनसर्टेनिटी इन टाइम दिया जाएगा, और इसकी वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं पूरा। 0.5 इंटू 10⁻, क्या नाम है, 23, नहीं -34, सॉरी, ये पूरा सॉल्व करके ना, हाँ, 0.5 इंटू 10⁻34 आता है। फिर ई की वैल्यू अपने को निकालना होगा, अनसर्टेनिटी इन टाइम दे देगा तो उसको यहाँ भेजने का, सॉल्व करने का, या ये पूछेगा ये दे देगा, हाँ, न्यूमेरिकल्स। अभी स्टेट बोर्ड में इसमें तो नहीं दिया आपने को, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट वगैरह में, जेई वगैरह में इसमें सवाल पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज दिस, फाइंड द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये इसका सवाल कैसे बनता है न्यूमेरिकल वाला, मैंने इसको पढ़ना बताया ना, क्या पढ़ते हैं इसको, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो आपको अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दे देगा, इसको वहां भेजने का। h/4 की वैल्यू अगर आप चाहें तो लिख लो, ये h/4 की वैल्यू लिख लो कहीं पर भी, चाहे इधर लिख लो, चाहे इसको सॉल्व करूंगा ना पूरा, इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो यह आता है 0.5, कितना अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 10 का पावर -34। ये पूरे की बात कर रहा हूं, पूरा h/4 की बात कर रहा हूं। 0.5 10⁻34 जूल सेकेंड, यूनिट भी लिख लो, जूल सेकेंड। ये इसका तो कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड, यही आता है। नेग्लिजिबल कहां बात कर रहे हैं अपन, हाँ, नंबर के हिसाब से 10⁻34 ना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आएगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, ये एक और महत्वपूर्ण बात सुनो, कितने के बराबर या ग्रेटर हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बोला है, h/4 ना, अरे वो h की वैल्यू है, h/4, देख सर्कल किसको किया हुआ है मैंने, अपॉन में 4 भी है ना, अभी इधर सुनेंगे। जब मैं h की वैल्यू रखता हूं 6.63 डिवाइड बाय 4 और फिर पाई की वैल्यू 3.142, तब जाके ये नंबर आता है। हमको हाइजेनबर्ग ने बताया डेल एक्स और डेल पी चाहे जितना भी हो, इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा, इनका मल्टीप्लीकेशन इस नंबर के बराबर हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, समझ आ रहा है? ये वैल्यू कितना बताया मैंने, 0.5 इंटू 10⁻34। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन या तो इसके बराबर होगा या तो इससे ग्रेटर होगा, इससे कम हमको नहीं मिला, मतलब उसने जब अपने एक्सपेरिमेंट में किया तो उसको कम नहीं मिला। अंडरस्टूड? तो उस बेसिस पर ये इक्वेशन बना हुआ है, ठीक है? लिखा है सब, जितना भी चीज बताया, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज बताया, उसको नोट करिए आप उसको। हाँ, बस हो गया। नहीं नहीं, जूल पर सेकंड नहीं है वो, उसका यूनिट ही है जूल सेकंड। अच्छा, आप आगे चल के सुनो, आगे चल के एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए
क्वांटम थियरी आई। कौन सी थियरी? क्वांटम थियरी। इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली फिजिक्स के ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, समझ आ रहा है, बहुत सारे ब्रांच है। हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करते हैं। बहुत सारे ब्रांच है, जिसके अंदर एक ब्रांच कौन सा है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में? क्वांटम मैकेनिक, जिसमें हम लोग बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उस लेवल पे जाके बात कर रहे हैं। तू 12 जल्दी, 12 जल्दी फटाफट से 12 जल्दी है, जल्दी है। करेगा बात, कितने बार मना करता हूँ देखो। कोई अभी बात किया ना, इधर आके लाफा मारूंगा, बहुत बेइज्जती होगी, याद रखना। अभी तुम लोग बड़े हो गए हो, एक कान के नीचे पड़ेगा ना, क्लास आना बंद कर दोगे दूसरे दिन से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्या नाम है थियरी हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब ब्रांच ऑफ साइंस बेसिकली बात, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट है, तो सिर्फ फिजिक्स का ब्रांच है, केमिस्ट्री का नहीं बोल रहा हूँ, साइंस का। समझ आ रहा है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। ये किसने डेवलप किया? हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंजर। ठीक है, एरविन श्रोडिंजर पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? स्क्रॉडिंजर नहीं पढ़ेंगे, श्रोडिंजर। ठीक है, इनके नाम ही ऐसे होते हैं, ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इनकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, अभी हम लोग ने मैंने ये सब श्रोडिंजर इक्वेशन, बड़ा सा इक्वेशन, साई वाला इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व करना होता है, ये हम लोग ने पढ़ा है 15वीं में। तो आपको यहाँ पर, हाँ, तो श्रोडिंजर इक्वेशन कुछ कहानी यहाँ पर नहीं दिया है, सिर्फ आपको बोला है श्रोडिंजर इक्वेशन से हमने यहाँ पर 3 क्वांटम नंबर निकाले। टोटल कितने क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया? 4। तो वो एक वेव इक्वेशन होता है साई फॉर्म में। देखो ये सिंबल देख रहे हो आप, त्रिशूल दिखाई दे रहा है, इसको साई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साई। तो अभी आपको, ठीक है, तो अभी इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस एक श्रोडिंजर इक्वेशन है, समझ आ रहा है, जिसको इसकी जगह भी ई के जगह पर सब्सटीट्यूट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये साई को वेव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। यहां पर कहीं लिखा भी होगा, हाँ, वेव इक्वेशन है, श्रोडिंजर्स का वेव इक्वेशन है, लेकिन साई को क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ना थोड़ी सी कहानी बात करनी है कि हमने जो 4 क्वांटम नंबर निकाले, उसमें से 3 क्वांटम नंबर कहां से आया? ये वेव इक्वेशन को सॉल्व करके। और कौन सा मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये देखो यहां पर, ये एच कैप को अपन क्या नाम है, हैमिल्टोनियन। ये देखो इसको क्या लिखा हुआ है, साई है, पसाई नहीं है, अगेन पी साइलेंट है यहां पर। ओके, तो साई और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, इज अ वेव फंक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, वेव फंक्शन। तो आपको सिर्फ ये थोड़ा याद रहना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, कुछ सॉल्व वगैरह नहीं करना है, ये थोड़ा सा हायर स्टडीज में आता है आपको, समझ आ रहा है? तो कौन से सिंबल को क्या बोलते हैं, बस ये याद रखो। वो जो त्रिशूल है उसका नाम क्या है? साई। और वो जो एच कैप लिखा हुआ है उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर क्यों? क्योंकि जैसे मैथ्स के टूल्स होते हैं ना, तो इसलिए ऑपरेटर बोला जाता है, उसको यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये आपकी एनर्जी है। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी गॉट 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो 3 क्वांटम नंबर हमको कहां से मिला? देखो यहां क्या लिखा हुआ है, श्रोडिंजर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के लिए हमने इस श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व किया। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ई दैट इलेक्ट्रॉन मे हैव along with corresponding wave function are obtained as natural consequence of solving this equation set of 3 quantum number। तो आपको यहां पर कंक्लूजन क्या करना, पूरा लाइन टू लाइन पूरा समझने की जरूरत नहीं है। श्रोडिंजर्स इक्वेशन आप लोग ने देखा, क्या लिखा हुआ है, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, दिखा, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। श्रोडिंजर्स इक्वेशन दिखाई दे रहा है, उसको सिर्फ आप हाईलाइट कर लीजिए। एच कैप अभी बताया ना यहां पर पेज नंबर 44 पर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच कैप, एच कौन है यहां पर? हैमिल्टोनियन। समझ आ रहा है? ई एनर्जी है और साई कौन है? वेव फंक्शन है। साई कौन है? वेव फंक्शन।
अब सुनो, उसको सॉल्व करके हाइड्रोजन के लिए जब हमने सॉल्व किया तो हमको कितने क्वांटम नंबर मिले? 3 क्वांटम नंबर, और टोटल तो कितने हैं? चौथा वाला बाद में आया। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 3 क्वांटम नंबर कहां से आए। अब बोलेंगे सर क्वांटम नंबर की बात करेंगे अपन, टोटल 4 क्वांटम नंबर हैं, याद रखो कितने हैं। तो अगर आपसे सवाल ये पूछेगा कि 3 कहां से आया, बाय सॉल्विंग श्रोडिंजर्स इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। समझ आ रहा है? तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको 3 क्वांटम नंबर्स मिले। तो आपको ये याद रखना है 3 क्वांटम नंबर कहां से आए, श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, और वो भी हाइड्रोजन एटम के लिए। अच्छा, अब इसमें ये 3 क्वांटम नंबर कौन है? ठीक है, तो यहां पर आपका सबसे पहला क्वांटम नंबर आपको पता है ऑर्बिट का नंबर ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपका पहला है स्मॉल एन, दूसरा है स्मॉल एल जिसको बोलते हैं अजीमुद्दल क्वांटम नंबर। ठीक है, अजीमुद्दल क्वांटम नंबर। और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको अपन ml से डिनोट करते हैं, ml। तो अभी मैं आपसे सिंपली एक सवाल पूछता हूं, हमारे पास टोटल क्वांटम नंबर कितने हैं? उसके जो शुरुआत के 3 हैं, ठीक है, वो कहां से क्या सॉल्व करके आए? श्रोडिंजर्स इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम को जब हमने सॉल्व किया तो हमको 3 क्वांटम नंबर मिले। अच्छा, ये चौथा क्वांटम नंबर जो है उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से आता है। ठीक है, वो जो है बाद में, ठीक है, जॉर्ज यूलेनबैक एंड सैमुअल गॉडस्मिथ हु प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ 4th क्वांटम नंबर, एमएस लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? एमएस, या सिर्फ एस, एस यानी स्पिन। एमएस सिंबल दिया है इसका, क्वांटम नंबर क्या नाम है, कौन सा वाला? स्पिन के थ्रू। ठीक है, तो चौथा आ गया। तो टोटल 4 क्वांटम नंबर हो गए, चारों के नाम याद कर लो अच्छे से, सिर्फ इतना भी सवाल आ सकता है। राइट द नेम ऑफ, 1 मार्क के लिए, 4 क्वांटम नंबर्स। सिंबल पहले याद कर लो, एन, एल, एम एल, एम एस। ओके, एन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में कौन सा लिखोगे? पाल वाला लिखोगे, बड़ा क्वांटम नंबर। समझ आ रहा है? पीएलई मत लिखना। हाँ हाँ, तो 4 हो गए ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुद्दल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बोलो चारों नाम याद हुए?